अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की गूंज और सियासी कशमकश, तहरीक इंसाफ की 10 मुहर्रम के बाद मुमकिन एहतजाज की पुकार और सियासत के ऐवानों में मुज़ाकरात की बाज़गश्त एक बार फिर। नाज़िन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सियासी फ़ज़ा एक बार फिर हलचल का शिकार है, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सूबे की अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ सियासी राब्तों का आगाज कर दिया, जिससे असम्बली के ऐवान में अददी तवाज़ुन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 145 अराकीन पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को 92 अराकीन की हिमायत हासिल है, जिनमें 58 जो मुंतखब अराकीन है, उनके साथ साथ 34 आज़ाद अराकीन भी शामिल हैं जो PTI की हिमायत कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद ऑपोजिशन की तादाद 53 हो गई है। तमाम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम से कम 73 अराकीन की हिमायत दरकार है, जिसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन को मजीद 20 अराकीन की तायद हासिल करना होगी। अच्छा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान से अहम मुलाकातों ने सियासी मंजरनामे में नई जहतें पैदा कर दी हैं। ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हुई जब सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे की खबरें गर्दिश कर रही हैं और ऐवान इक़्तिदार में जो आम इस्तेकाम है, उसकी अदम इस्तेकाम के जो बादल हैं वो भी मुंडला रहे हैं। तहम इन मुलाकातों के तनाजुर में जो पैगामात सामने आए वो वाजे करते हैं कि हालात इतने सादा नहीं जितने बाज़ाहिर नजर आते हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर ऑपोजिशन के पास जो अददी अक्सरियत है वो है तो हुकूमत की तब्दीली जमहूरी हक है, ना कि कोई साजिश है। जी तो सुना आपने, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत से इनकार करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी जमात हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग की ना सिर्फ मुखालफत करती बल्कि इसकी सख्ती से मजम्मत भी करती है। अच्छा, मज़कूरा सूरत हाल में सबसे अहम उनसर आज़ाद अराकीन असम्बली हैं जो कि पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे बज़ाहिर वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, मगर सियासी वफादारियाँ किस वक्त बदल जाएँ इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और यही गैर यकीनी जो कैफियत है ये सूबे की सियासत को मजीद पेचीदा बना रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब का जलाल में आया हुआ बयान कि जितना जोर लगाना है लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। चैलेंज करता हूं कि अगर हुकूमत गिराई गई तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। जरा सुनिएगा गंडापुर साहब को। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। जी तो आपने सुना अली अमीन गंडापुर साहब को। ये बयानात बताते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में कितनी बेचैनी मौजूद है। अब ऐसे ऐलानात बज़ाहिर जुर्रतमंदाना मालूम होते, मगर दर हकीकत वो सियासी दबाव, मुमकिना खतरात की जानिब इशारा करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत गिराने के हवाले से कोई बात नहीं हुई है और फिलहाल तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे गौर नहीं है। बज़ाहिर सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश है, मगर अंदरूनी तौर पर सियासी शतरंज की चालें जारी हैं। KPK में पैदा शुदा सियासी सूरत हाल एक आजमाइश है, न सिर्फ सियासी जमातों के लिए बल्कि जमहूरियत के तसलसल और इस्तेहकाम के लिए भी। क्या ये मुलाकातें किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित होंगी या फिर महज सियासी मुशावरत जो है उसका एक मामूली हिस्सा रहेंगी? वक्त यकीनी तौर पर इसका फैसला कर देगा। तहम ये अमर बड़ा यकीनी है कि अगर हुकूमत की तब्दीली की कोई संजीदा कोशिश की गई तो वह सिर्फ अददी अक्सरियत, उसूल पसंदी और अवामी हिमायत के इम्तजाज से ही मुमकिन हो सकेगी, ना कि साजिशों से या दबाव के ज़रिए। अच्छा, बसीरत और तदब्बुर से आ रही कोई भी कदम जमहूरी अमल को यकीनन नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गुरेज करना मेरे ख्याल से दानिशमंदी है, अक्लमंदी है। अच्छा, KPK में जो मौजूदा सियासी तनाज़ा है ये सिर्फ हुकूमत की बका या तब्दीली का मामला नहीं है, बल्कि ये इस अमर का इम्तिहान भी है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो किस हद तक जो उसूल होते हैं उनकी पासदारी करती है। आया कि वो इक़्तिदार की कशमकश में अखलाकियात और जमहूरियत की जो बुनियादें हैं उनको मजबूत करती है या फिर वक्ती मुफादात की खातिर इनको नज़रअंदाज कर देती है। रावलपिंडी की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान साहिबा ने कुछ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाएगा और ये जो तहरीक है इसका लाया अमल पहले से तैयार कर लिया गया है। इस ऐलान से जो आने वाले जो आयाम है उनमें यकीनी तौर पे सियासी दर्जा हरारत जो है उसमें गैर मामूली इजाफे की पेश गोई भी नज़र आती है, दिखाई देती, सुनाई देती। ज़रा सुनिएगा लीमा साहिबा को। 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है
कि आप तहरीक शुरू कर दें। जी, तो सुना आपने अलीमा खान साहिबा को। जैसे ही तहरीक इंसाफ, जरा गौर कीजिएगा, किसी एहतजाज का ऐलान करती है, हुकूमती बयानात में लचक, मुज़ाकरात की ख्वाहिश और सियासी जो हल है उसका बाकायदा तज़कुरा जोर पकड़ लेता है, मगर इसके बाद वही क्या होता है जी, रिवायती हठधर्मी, इल्ज़ामात, सियासी जमूद लौट आता है। अब अवाम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ये खेल क्यों खेला जाता है और कब तक चलेगा, कब रियासती इदारे, सियासी जमातें और क़यादत अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसका हल तलाश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं का मुबैना तौर पर एक ख़त भी सामने आया है। इस खत में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया गया। अब इस खत पर मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शामूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा के साइन दस्तखत मौजूद हैं। अच्छा, पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर ने अपने पार्टी रहनुमाओं के ख़त की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सवाल ये है कि जी ख़त कब, कैसे और किस तरह आया। ख़त लिखने वाले तमाम लोग जेल में भी अलग बैरिक्स में हैं, तो ये ख़त पे साइन सबके जो इकट्ठे आ गए। अच्छा, इसके बावजूद जुनेद अकबर साहब मुज़ाकरात पर आमादा भी नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह है कि बामकसद मुज़ाकरात हों तो कोई बुरी बात नहीं है। हर बार मुज़ाकरात का शोर उठता है, मगर ना एजेंडा वाज़ेह होता है, ना नीयत मुस्तहकम, और नतीजतन कौम एक बार फिर से मायूस हो जाती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत यह समझती है कि वह हकीकी नुमाइंदा जमात है और उसका बयानिया अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, लिहाजा वो किसी ऐसी हुकूमत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है जो उनके नज़दीक मैंडेट चोरी का नतीजा हो। अब दूसरी जानिब हुकूमती ऐवानों में भी ये तासुर बड़ा गालिब है कि मुज़ाकरात की दावत सिर्फ वक्ती दबाव से निकलने का ज़रिए, कोई तवील मुद्दती हल नहीं है। अब ऐसे माहौल में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से सिर्फ कौमी हुकूमत के क़याम के मामले पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसके सिवा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। अब ये मुतालिबा कई सवालात को जन्म देता है। इनका जो मौक़िफ़ है बज़ाहिर आइन, विफाक, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, लेकिन इसके जो अमली इतलाक़ है उसके लिए जिस संजीदगी, शफाफियत और वसी कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है वो नापैद है। कौमी हुकूमत की तजवीज़ बज़ाते खुद गैर मामूली नौयत रखती है, क्योंकि ये मामूल की जो जमहूरी तरबियत है ना उसको मुअत्तल करके एक ऐसी सियासी हम आहंगी की आप कह लें कि मतकाज़ी है जो पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखी गई। क्या मौजूदा हालात में, बाकी एक सवाल है कि ऐसी हुकूमत बनाना अभी मुमकिन नज़र आता है जहाँ तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लिया जाए, और क्या ऐसा इक़दाम जमहूरियत को मजबूत करेगा या मज़ीद जो सूरत हाल है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएगी? ये और बहुत से सवालात, इनका जो बॉल है मैं फेंकूंगी मेहमानों के कोर्ट में। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के बाद जो सूरत हाल बनी है और KP के गवर्नमेंट के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश करी, इस पर मैं आऊँगी, लेकिन आपको चूँकि मैंने इस फैसले के बाद पहली बार प्रोग्राम में लिया है और आप बड़ी खुलकर बात करते हैं और बड़ा दिल से बोलते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत से लोगों की तरह कि फ़ैसला बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि आया? जाहिर है हर शख्स को पता ही था फैसला क्या आना है, और वो फैसला वैसे ही आया है। वो इसकी असली मैं सच्ची बात यह है कि कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि ये फैसला लेने में इतनी क्यों जो है वो हुकूमत कॉन्शियस थी या क्यों चाहती थी। क्योंकि देखिए ना, आपने इसके बगैर भी 26वीं तरमीम करवा ली थी। अब आपने ये फैसला करके जो पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की जो रई से साख थी वो भी खत्म करवा दी, उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। अब आप जब भी तरमीम करवाना चाहेंगे, जैसे आपने पहले करवाई है वैसे फिर आप भी करवा लेंगे। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि जो लेजिटिमेसी, इस हुकूमत का जो बुनियादी क्राइसिस है, जो बुनियादी बहरान है, वो लेजिटिमेसी का है। क्योंकि आप फॉर्म 47 से आए हैं। इस तरह के फैसलों से जो आपका लेजिटिमेसी का बहरान है वो और बढ़ता है। तो मुझे समझ नहीं आई, इसका लॉजिक नहीं समझ आया कि क्यों ये फैसला लेना जरूरी था, कि जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा को थोड़ा बहुत जो रह गया था वो भी बैठ जाए और पार्लियामेंट भी मुकम्मल खत्म हो जाए। अच्छा फवाद, मुझे चीज़ समझ नहीं आती है कि एक चीज़ तो बड़ी, क्योंकि आप तो वकालत भी आपने पढ़ी हुई है, सीनियर सियासतदान भी हैं और मुख्तलिफ अदवार में आपने मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी संभाली हैं,
ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब एक चीज़ कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर है, एक होता है ना ग्रे, एक होता है ब्लैक एंड वाइट, बड़ा क्लियर है, और कानून में तो जो चीज़ लिखी होती है वो बड़ी क्लियर होती है, उसमें कोई किसी किस्म की बहस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये बात पता है कि नजर सानी वही बेंच करेगा जिसने नजर अव्वल की हो, तो फिर इस पे बहस क्यों छिड़ी? इस पे बहस इसलिए चढ़ी कि उन्होंने बेंच ही बदल दिया। तो क्यों बदला ये ना, हम- ये तो मेरा सवाल है। जब ये क्लियर है कि नजर सानी वही करेगा जिसने फैसला दिया। जब एक्सेसिव पावर होती है ना, तो फिर पता नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। और ये एक बड़ा प्राइमरी प्रॉब्लम होता है ताकत के साथ। तो यहाँ पे भी चूंकि एक्सेसिव पावर है इस वक्त, वो मेरा जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी नजर में तो इस फैसले की जरूरत ही नहीं थी। आपने जब अमेंडमेंट करवानी थी आपने वैसे ही करवा लेनी थी, लेकिन बहरहाल उसके इस्तेमाल से, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो सारा हैयत नौयत, उसका जो सारा एक स्ट्रक्चर है, वो जिस तरह मुतासर हुआ इस सारे कजिए में, इस सारे मामले में, तो वो उसके बाद जाहिर है कि इस सिस्टम को बहुत और नुकसान पहुंचा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसके बाद जो केपी के गवर्नमेंट है उसमें बड़ी तब्दीली की बाज़गत सुनाई दे रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नर केपी के कुंडली साहब से मुलाकात भी हुई है, और इस मुलाकात में जाहिर बात है बहुत सी बातें ज़ेरे गौर आई, डिस्कशन हुई, बहुत सी खबरें भी सामने आ रही हैं। आपका जहन क्या कहता है, मामला किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई देते हैं? फौरी तौर के ऊपर तो मेरे नहीं ख्याल कि केपी हुकूमत में कोई तब्दीली आएगी, आ सकती है, जी लेकिन इशू ये है कि देखिए, अगर मैं पीटीआई जो है वो मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जी तो मेरी नजर में इस वक्त पीटीआई को चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रोच करे, और मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए। लेकिन ये सबसे एक प्रैक्टिकल जो है वो सोल्यूशन हो सकता है पीटीआई की मुश्किलात का, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और सेंटर में भी, जहां पे एक बड़ा अलायंस जो खैबर पख्तूनख्वा का और पीटीआई का जो है वो मर्ज हो सकता है, जो बहुत जरूरी है इमरान खान की रिलीज के लिए, तहरीक चलाने के लिए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इनको ये करना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये करेंगे नहीं। और उसके बाद ये कमजोर तो होते जा रहे हैं, केपी में भी कमजोर तो बहुत होते जा रहे हैं, अपने धड़ेबंदियां ठीक है। जो पुरानी एग्जिस्ट करती हैं, परवेज खट्टक साहब के दौर से ही ये धड़ेबंदियां चल रही हैं। और आपको मालूम ही है, आप तो जरा तवील अरसे से सहाफत कर रही हैं, आपने देखा होगा जब खट्टक साहब भी थे तो ग्रुप थे, फिर महमूद खान थे ग्रुप्स थे, अब भी वही ग्रुप्स हैं। पहले इमरान खान थे तो ये था कि एक हद से ज्यादा वो पॉलिटिक्स आगे जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो फैसला कर देते थे। अब यहाँ चूंकि वैक्यूम है, तो हमें ये ग्रुप बंदी ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है। वो जो खट्टक साहब थे वो तो वज़ीर दाखिला भी बनना चाहते थे, लेकिन ग्रुप बंदियों की वजह से वज़ीर दाखिला भी नहीं बन सके आज तक। अच्छा, मौलाना साहब भी सदर बनना चाहते थे, नहीं बन सके, तो मौलाना साहब का क्या स्टेक होगा अगर वो के पीटीआई वालों के साथ मिलकर तहरीक चलाएं या स्टैंड लें या गवर्नमेंट बना सकते हैं? आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि इससे पहले भी मौलाना साहब की, असद कैसर साहब की, इन सब की बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन फवाद साहब कोई फैसला नहीं हो सका। आखिर होगा क्या? क्योंकि मुझे याद है कि कामरान मुर्तज़ा साहब भी मेरे प्रोग्राम में बड़ा नाराज़ रहे, उनको बड़े गिले शिकवे रहे पीटीआई के कुछ लोगों से, यहाँ तक कि बातें की जाती रहीं ऑफ द रिकॉर्ड भी, फिर टीवी चैनल्स में, प्रोग्राम्स में, ऑन रिकॉर्ड भी, कि उनको इनकी नीयत पे शक था कि शायद ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं पीटीआई के कुछ लोग। देखिए, खुद मौलाना ने मुझे ये कहा कि ये सारे अंडर 19 के प्लेयर हैं, और उसकी वजह से जी ये सुबह और बात करते हैं, दोपहर और बात करते हैं, शाम और बात करते हैं। ठीक है। तो इनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है। खान साहब से जब पिछले महीने मेरी 3 मुलाकातें हुई, और मैंने उनको यही कहा कि सर देखें, इस लीडरशिप को आपने अपॉइंट किया है, हम एक बुजदार को रो रहे थे, अब आपने 8-10 बुजदार लगा दिए हैं। अब मसला ये है कि देखें, ये जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो खान साहब ने अपॉइंट किए हैं, उनकी 8 महीने की पॉलिटिक्स है, 10 महीने की पॉलिटिक्स है, 12 महीने की पॉलिटिक्स है। उनको नहीं पता कि क्या होना है, क्या करना है। हाँ ठीक है। तो वो ना ही वो लोगों को जानते हैं कि जिनसे कोई ताल्लुक बना हो सके, कोई हो ठीक है। सके। उसके नतीजे में ये एक बड़ा ज्यादा आई वुड से कि एक अलमिया जो है वो हो गया है। और इस वक्त जो है वो मेरी नजर में मौलाना के साथ अलायंस ना होना बहुत बड़ी नाकामी है, और इसकी 100% जिम्मेदारी पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर है। मौलाना अलायंस करना चाहते थे, वो अब भी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक इमरान खान इस लीडरशिप को ऊपर अलाय करेंगे,
वो पॉलिटिशियंस को आगे नहीं लाते, वकीलों पे रिलाय करते हैं। लेकिन पीटीआई का मुस्तकबिल जो है उस पर बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, पीटीआई के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान पीटीआई खुद भी तो लगाती है ना कि पीटीआई के जो अंदर के लोग हैं वो भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पाते हैं। कोई इसको शक की नज़र से देख रहा है, कोई इसको शुबे की नज़र से देख रहा है, कोई किसी पे यकीन नहीं कर पा रहा होता है। किसी को वज़ीर आला केपीके का किरदार बड़ा मशकूक दिखाई देता है, कोई दूसरे ग्रुप का बंदा वो कहता है ये चीज़ गलत हो रही है। तो एक दूसरे पर जब आप शक करते रह जाएंगे तो जाहिर बात है आपस में इतफाक नहीं होगा। तो क्या आप तहरीक चलाएंगे, क्या मसले का हल निकालेंगे, क्या अडियाला का दरवाज़ा खुलवाएंगे और क्या खान साहब को बाहर निकलवाएंगे? पीटीआई के अंदर के लोग इस तरह की बातें कह देते हैं फवाद साहब के जी पीटीआई में से पता नहीं 1% लोग भी नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। देखिए, मेरे ख्याल में लोगों नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं नियतों की बात मेरे लिए इशू नहीं है। मुझे ये जो भी आज इमरान खान के साथ खड़े हैं उनकी मैं नियत पे शक नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में लोग होंगे जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस वक्त पीटीआई की बात करना, ठीक है। उनके साथ खड़ा होना, और आपको पता ही है रोज तमाशा लगा हुआ। हाँ। लेकिन एक है साथ खड़ा होना और एक है कैपेसिटी। द प्रॉब्लम इज नॉट नीयत का, इतना मसला नहीं है, मसला कैपेसिटी का। लेकिन अगर आप कोई भी जो है आप दे दें कि वो आप समझें कि जो है आप कितना बोझ लाद सकते हैं एक शख्स के ऊपर जिसकी कैपेसिटी नहीं है, एक नहीफो नजार आदमी है, उसके ऊपर आप बोझ लादते जाएंगे। खान साहब ने ऐसे लोग लगा दिए हैं पार्टी में, सच्ची बात यह है, जो ये बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते, ना ही उनके पास स्ट्रेटजी है। सो मैं जब खान साहब से मिला हूं, मैंने उनको यही अर्ज किया है कि सर ये स्टांस आपका बहुत बड़ा है, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है। जब तक हिकमत अमली नहीं होगी स्टैंड के साथ, आप देखें आगे नहीं बढ़ सकते। तो खान साहब ने क्या जवाब दिया आपको इस बात का? मुझे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे सोचने दो, लेकिन बाद में तो वही हो गया, तहरीक चला देंगे कर रहे। तहरीक जो है ना वो एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन वो बजाते खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं। सो मेरी नजर में जो इस वक्त पीटीआई का डायलेमा है वो यही है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और स्ट्रेटजी मेरी नजर में सिर्फ एक ही है, आपने अपोजिशन अलायंस बनाना है, आपने बातचीत करनी है, और उसके साथ साथ आपने तहरीक की भी तैयारी करनी है। ये एक 3 pronged स्ट्रेटजी है। लेकिन आपकी गुफ्तगू में से फिर एक सवाल जहन में आता है, मेरे जहन में भी आ रहा होगा, देखने वाले नाजरीन के जहन में भी, कि फवाद साहब आप इतना अरसा रहे इमरान खान साहब के साथ भी, पीटीआई के साथ भी, आखिरी वक्त तक बल्कि आप रहे, तो मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजी की आप कमी की बात करें, हिकमत अमली नहीं है या समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है लीडर जेल में बैठा है, बाहर कोई जाके क्या बताता है चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन अब तहरीक जब चलाई जाएगी तो पहले भी जितनी बार तहरीक का कहा गया ना तो चलाई गई, जितनी बार सड़कों पे आने का कहा गया, जिस तरह ये आते हैं, जिस तरह एहतजाज करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही थी वो भी आपके सामने है। तो स्ट्रैटेजी के बगैर आप आपस में केका नहीं करेंगे, एक दूसरे पे शक करेंगे, तो सड़कों पे आएंगे कैसे? तहरीक को लीड कौन करेगा? तहरीक चलाई कैसे जाएगी? किस हद तक कामयाब होगी? क्या जो मौजूदा क़यादत है, लीडरशिप है, हालात हैं, वो अब तहरीक को कामयाब बनाते हुए नजर आते हैं आपको? यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तो तहरीक चलेगी कैसे ना? तहरीक चलेगी कैसे विदाउट स्ट्रेटेजी? मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि स्ट्रेटेजी नहीं है। जब स्ट्रेटेजी होगी तो फिर तहरीक होगी ना। जेयूआई के साथ आपका अलायंस होता है, जीडीए के साथ आपका अलायंस होता है, जमात इस्लामी के साथ आपका अलायंस होता है, फिर देखें एक ऐसी तहरीक चल सकती है जो कि बड़ी इफेक्टिव होगी। इस हुकूमत का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये हुकूमत कागजों में बड़ी मजबूत है लेकिन प्रैक्टिकली बड़ी कमजोर है, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो इनको फॉर एग्जांपल तहरीक जो है वो बहुत बड़ी तहरीक ना भी हो, मीडियोकर तहरीक भी हो, तो इनकी टांगें कांपने लगती हैं, क्योंकि इनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो स्टे कर सके। तो इसलिए मेरे नजर में अगर पीटीआई थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बेहतर करे, अपोजिशन पार्टीज को साथ लगाए, पावर प्रेशर ग्रुप्स को साथ लगाए, बड़ी इफेक्टिव तहरीक भी पीटीआई चला सकती है। लेकिन पहली शर्त उसके लिए ये है कि मौजूदा लीडरशिप खान साहब उसको रिप्लेस करें और पॉलिटिकल लोगों को आगे लेके। अच्छा, आपकी बात से ही जारी बात है, एक सवाल ये निकलता है कि आपने तो कहा ना कि हुकूमत इतनी मजबूत जो है कागज़ों में वैसे नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं हुकूमत थोड़ा सा प्रेशर लेती है, जैसी तहरीक की बात की जाती है तो यकीनी तौर पे इत्तेफाक नहीं होता, उसी टाइम पे मुज़ाकरात की गूंज सुनाई देती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगती हैं। वो अलग बात है कि मुज़ाकरात भी ठीक से नहीं हो पाते और तहरीक भी नहीं हो पाती। लेकिन अब ये तो
जाहिर है सिलसिला चलता ही रहेगा ना मुज़ाकरात का। दरमियान में देखें ना, आपको बड़े मौके मिले जो आपने मिस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तहरीक चलाए तो फिर आपने 9 फरवरी को चलानी थी। जब इलेक्शन पूरा चोरी हुआ, आप घरों में बैठे रहे, आपने क्यों तहरीक नहीं चलाई? हम लोग तो जेलों में थे उस वक्त। इसके बाद ये जब 26 वाला हुआ, आपने इस पे मुज़ाकरात नहीं किए। मुज़ाकरात करने थे तो उस वक्त करने थे। तो उससे अलावा भी जब ट्रम्प ना आया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया है, उस वक्त माहौल और था, बातचीत उस वक्त करने चाहिए। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि देखिए, बाहर अगर ठीक है, लीडरशिप कोई होती, इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट हो सकती, लेकिन बाहर ठीक के है। लोगों के पास तो होनी चाहिए ना। ना इनके पास इंफॉर्मेशन है, ना इनके पास स्ट्रेटजी है, ना ये किसी को जानते हैं, ना इनका किसी को पता है। बस ऐसे अल्लाह के सहारे चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? नुकसान की बात नहीं है। नुकसान, मैं देखिए, सलमान राजा साहब हो गए, गौहर हो गए, ये वकास वगैरह हो गए, सारे लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहे होंगे, मुझे इशू नहीं है। लेकिन देखिए ना, इनकी पॉलिटिक्स ही जो है वो 6-6 8-8 महीने, पीटीआई के तो है ही नहीं। पीटीआई इनको नहीं जानती, ये पीटीआई को नहीं जानते। सो इट्स अ क्योस। जो भी खान साहब ने जो सिस्टम क्रिएट किया है पार्टी की लीडरशिप का, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उसको मैंने तो सजेस्ट किया है कि आप आरफ अलवी, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, हलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, ये 4-5 लोगों पे कमेटी बनाएं जो कि पार्टी जो है उसको एक इस माहौल से जो है वो निकालने की कोई सही करे, कोई कोशिश कर सके, तो बात कर सकते। फिर एक सवाल ज़हन में आता है फवाद साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से परख चुके हैं कि मामला ऐसे हैं, और आप जैसे और भी लोग खुलकर बात करते हैं, खान साहब को बात क्यों समझ नहीं आ रही? देखो, इशू ये है, एक खान साहब का स्टांस है। उस स्टांस पे वो एक फौलाद की तरह खड़े, शीशा फैलाई दीवार की तरह खड़े। लेकिन दूसरी तरफ देखो, प्रॉब्लम ये है, मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं बंदूक उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। इसी तरह से जो बाकी लोग तहरीके इंसाफ में हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो जाके गोलाबारियां नहीं उन्होंने कर देनी। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें अगर एस्टैब्लिशमेंट और निजाम ये स्पेस देगा कि हम अपनी पॉलिटिक्स करें तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं देगा हम नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए देखना यह है कि ये हम स्पेस गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि देखिए, हमें हर सूरत में अपने लिए स्पेस गेन करनी चाहिए, एंड दैट्स द ओनली वे और फॉरवर्ड कि आपको क्या हम। लगता है कि स्पेस गेन करने के चांसेस हैं मुस्तकबिल करीब में? अब आपको लगता है कि जो मुक्तदरा हैं उन्हीं से बात करके मामलात का जो ऊँट है किसी करवट बैठेगा इन हालात का, या फिर तहरीक ही, सड़कों पर आना ही हल होगा जिसमें मौलाना साहब की जमात शामिल हो साथ, या JI इत्तेहाद करे, अपोजिशन इत्तेहाद करे और सड़कों पर आए? आप मुक्तदरा को फिलहाल भूल जाए, हुकूमत को फिलहाल भूल जाए। फिलहाल आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना है, उसके लिए अपोजिशन की जमातों से तो बात करें ना। आप अपोजिशन की जमातों से बात करें, उसके बाद फिर अगली जो चेस की इस गेम के ऊपर अगली चाल तब चलें। आप पहले तो सिर्फ आप अपनी समझे कि इसके ऊपर अपने मोहरे खड़े तो कर लें। अभी तो आपके मोहरे ही नहीं तो है। बात कैसे हो ना, एक बंदा बात कर रहा होता है और दूसरा बंदा तनकीद कर रहा होता है मौलाना साहब पे, साथ ही कह दे रहे थे हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो स्ट्रीट पावर ही बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा फिर आपसे क्या बात करोगे? फिर अकेले जाके कर लें, फिर स्ट्रीट पावर में जाके अपना मुजाहरा। वो तो एक डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स है ना। और वकास अकरम साहब भी जो है वो तरीके इंसाफ डेरा इस्माइल खान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त, तो वो इसलिए वो बातें करते हैं, और तो इससे ज्यादा क्या। अच्छा, ये खत के बारे में ज़रा फवाद साहब आप क्या समझते हैं? महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाहमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इनका जो खत सामने आया है और उस पर बड़े सवाल उठा दिए जुनैद अकबर साहब ने भी कि एक जेल में एक बैरक में तो मौजूद नहीं है सब लोग, फिर सबके सिग्नेचर भी आ जाना है कि खत पे, ये मामला आपको क्या समझ आता है? पहली बात तो ये है कि देखिए ना, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लेना कैसे होता है। देखो ना, जुनैद अकबर साहब जो है, उन्होंने मेरा बड़े भाइयों की तरह है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। देखिए, ये इतनी ला ताल्लुकी अपने लोगों से जो 2.5 साल से जेल में है, उनको यही नहीं पता कि जी वो अलग अलग बैरक में है या इकट्ठे हैं, या रोज उनका केस चलता है, वो 24 घंटे इकट्ठे होते हैं, मीडिया वहां पे होता है, सब कुछ होता है। तो शोज कि पार्टी लीडरशिप अपने गिरफ्तार लोगों के साथ कितने दूर खड़ी है। और इनका कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का, यास्मीन राशिद का, उमर चीमा का इनपुट ही नहीं है पार्टी की पॉलिसी में। ठीक है। तो मुझे बताइए फिर क्या फायदा हुआ उनका इतनी कुर्बानियां देने का।
अगर आपकी पार्टी में ही कोई हैसियत नहीं है, आप 2.5 साल से जेलों में भी हैं, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वेरी आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल कि पार्टी अपने लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रही है और उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, लीडरशिप के साथ खड़ी नहीं होती, वर्कर्स के साथ खड़ी नहीं होती। इट्स वेरी पेनफुल। अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी अब बड़ी नज़रें चुराती हुई दिखाई देती है या आंखें दिखाती हुई दिखाई देती है हुकूमत को। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो पेशकश भी की गई वजारतों के हवाले से उसको भी वो बार बार बड़ा स्मार्टली ठुकरा देती है? आइनी ओहदे बड़े बड़े सदर, गवर्नरशिप 2 सूबों की वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी हुई है। तो पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है इस पूरे टेन्योर में। पीपल्स पार्टी और हुकूमत नून लीग की अगर मैं बात करूं तो इनकी राहें आगे आपको जुदा होती दिखाई देती हैं या ये अभी पूरा किया जाएगा ये वाला टेन्योर? पीपल्स पार्टी तो अब लड़काना और 2-4 सिंध के इंटीरियर डिवीजन की पार्टी है, उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या खतरा है? तो एक अब सिंधी पार्टी है, उनके वो पॉलिटिक्स में बस उन्होंने सिंध को काबू किया हुआ है, बाकी तो देखिए उनकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लेकिन है फवाद साहब, नहीं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सदर पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, ठीक है, खैर पूरे मुल्क के सदर आईनी ओहदा है, 2 सूबों में गवर्नर उनके हैं और अभी एक सूबे में तो खबरें गर्दिश करी कि वहाँ भी इनकी हुकूमत चली जाएगी पीटीआई की, फिर मुस्तकबिल में आगे जाके बिलावल साहब भी वजीर आजम बनेंगे, हर जियाला ये नारा लगाता हुआ दिखाई देता है बड़े यकीन के साथ। जाले रह कितने गए हैं? वही है जो जरदारी हाउस में मुलाजिम है बेचारे, या इधर उधर है, और तो जाले तो वैसे ही खत्म हो गए। तो बिलावल का कोई देखिए मुस्तकबिल आपको कोई आगे रोशन नजर नहीं आता? कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो इनकी नहीं है मौजूदा निज़ाम में। सिर्फ अगर तीनों सियासी जमातों ने आपस के मामला तय ना किए तो देखें ये तीनों सियासी जमातें जो हैं ये इस अगला जो सिस्टम बनेगा वो इनको खा जाएगा। इनके मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 बनना चाहिए और इनको अपनी अपनी लिमिटेशंस तय करनी चाहिए। अदरवाइज इस सिस्टम में जो अगले सिस्टम में नेचुरल है, ये नहीं कि कोई इस वक्त चाहता है कोई हुकूमत को, ये नेचुरल है। जब तक आपकी लेजिटिमेसी नहीं है आप हुकूमत नहीं कर सकते और जबरदस्ती हुकूमत की लिमिट है, ठीक इसलिए है। ये पार्टीज विल बी नॉन एग्जिस्टेंट इन कमिंग डेज। कौमी हुकूमत के हवाले से भी अचकजई साहब ने जरा इशारा दिया और वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश भी की। आपको लगता है कौमी हुकूमत बन सकती है? मेरा ख्याल है बड़ी अक्लमंदाना तजवीज़ है और एक ऐसी तजवीज़ है जो कि जिस पे गौर करने की ज़रूरत है और वो बेशक मौजूदा पार्लियामेंट से बना लें, जो पार्लियामेंट के ऊपर डिसाइड करे वो उसके मुताबिक जो है वो बना तो लें। गौर इससे तलब है लेकिन काबिल अमल भी नजर आती है आपको, इम्प्लीमेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है? उसके लिए फिर देखिए ना, एक इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की एक मीटिंग जरूरी है और उनके दरमियान मामला का तय होना जरूरी है। ठीक है। तभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है आ सकती है। ये तीनों पहले मिलें और फिर बाद में एस्टेब्लिशमेंट को शामिल करें अपने साथ बातचीत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुर्तज़ा साहब, मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद अब जो केपी के गवर्नमेंट है वहाँ पे बड़ी तब्दीली की जो सियासत है उसमें तब्दीली की बाज़गत सुनाई दे रही है, लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ, फिलहाल तो हो नहीं सकता, साथ उन्होंने कहा कि अगर चैलेंज करता हूँ ऐसा होता है तो फिर मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको आने वाले वक्त में? देखें, अभी तक तो जो सूरत हाल है उसमें वाज़े अक्सरियत, तकरीबन 2/3 अक्सरियत उनके पास है, पीटीआई के पास। और ऐसे इस तब्दीली पार्टी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हैं और बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक मुझे गंडापुर साहब के हवाले से कोई बड़ा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। गवर्नर साहब हैं, वो मुख्तलिफ दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब के पास न आइनी तौर पर ये अख्तियार है और ख़ुद उनकी जमात के पास जो नशिस्तें हैं वो सबसे कम हैं। तो जब तक ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि बड़ा कोई फारवर्ड ग्रुप बने पीटीआई के अंदर और उसके अपने ख़तरात होंगे, फ़िलहाल मुझे कोई वहाँ पर तब्दीली के आसार नज़र नहीं आते। सर, अगर अपोजिशन जो अरकान है उनकी तादाद देखी जाए और कितने वोट दरकार होंगे उसमें ऐड करके वहाँ पे इनकी तब्दीली आ सकती है?
ये सब मिला के तकरीबन कोई 150 के करीब लोग बनते हैं। और ठीक है, 145, जी जी। हाँ हाँ, तो 100 के करीब तो उनके अपने हैं पीटीआई 92, के। 92 जी, 92 हैं उनके। हाँ, तो इसलिए जो नंबर्स गेम है, जब तक पीटीआई के अंदर कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं होती। मुर्तजा साहब देखिए ना, 145 अरकान है जिनमें से 92 पीटीआई के हैं, मखसूस नशिस्तों के बाद 53 अपोजिशन के हैं। अपोजिशन को 20 लोग दरकार हैं, 20 लोग मिलेंगे तो 73 हो जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर तब्दीली वाज़े हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं ये अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कवर किया है सहाफ़त को, इस तरह के पैमानों को बहुत कवर किया आपने, सियासत को। तो हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ बड़ा आम ट्रेंड है और बड़े फ़ख्र से बताया जाता है। देखें, जब वो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, आग लगने से पहले कोई ना कोई धुआं होगा, कोई शोर शराबा होगा। अभी तक कोई ऐसे बड़े आसार नजर नहीं आ रहे। मुझे पता है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रोह हैं। जो इस वक्त जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी नहीं बनती वजीर आला से, वजीर आला से स्पीकर की नहीं बनती। पिछली दफा जुनेद अकबर से कहा कि जी आप बड़ा जलसा करें, तो वो जलसा जो है वो बहुत ही नाकाम साबित हुआ। जिन लोगों ने मदद भी की जुनेद अकबर की, उनके वजीर आला ने फंड्स बंद कर दिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के अंदर तफरका नहीं है, ग्रुपिया नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम तहरीक चलाएं तो फलां करेंगे, लेकिन उसके इम्कानात भी नहीं है, मायूसी भी है। लेकिन अभी तक मुझे कोई वाज़े इशारे नहीं मिले कि ये पता चले कि फौरन कोई गंडापुर की कुर्सी खतरे में। अच्छा सोलंकी साहब, ये जो वजीर आजम साहब की गवर्नर केपी के कुंडी साहब से और एमल वली खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, इसका बैकग्राउंड फिर क्या है? देखिए, ये सियासतदान हैं और उनके सलाह मशवरे जो है वो होते रहते हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है ठीक है कि कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। चलिए, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी खबर ये कहती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई तब्दीली नजर नहीं आती आपको केपीके में। अच्छा आगे चलते हैं। ये जो एक खत सामने आया है, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, शामुद कुरैशी, जाज चौधरी, उमर सफा चीमा, उस पर जुनेद अकबर साहब बड़े सवाल उठा रहे हैं। आपको ये खत क्या समझ आता है, क्या मामला है ये? मेरे ख्याल में ये एक तरह का खामोश एहतजाज है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार कि आप सियासी जमातों से बात करें, ये एक वाज़े इनहराफ है खान साहब की सियासत से। क्योंकि खान साहब तो अभी उनकी बहन कल परसों वो कह के गई हैं कि मेरे भाई कहते हैं कि ट्रंप जिस साहब से मिले थे वो उसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खत है उसकी जबान, कि हम सियासी लोग हैं और हमें सियासी जमातों से, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, हुकूमत में हो, उनके साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, जो सियासी रवैया मुझे नजर आता है उन लोगों का, दुरुस्त है कि वो उन्होंने अभी तक खान साहब से बगावत का ऐलान नहीं किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी हमारी सहूलतकारी की जाए कि हम खान साहब से बात करें। लेकिन अगर उनको इजाजत मिल जाती है, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी वगैरह को, तो मुझे उसमें से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तहरीक में से कुछ निकलता हुआ नजर आता है मुर्तजा साहब, साथ ही तहरीक के साथ मुज़ाकरात का शोर उठना शुरू हो जाता है, और मुज़ाकरात भी किसी किस्म का खेल बन के रह जाता है, और इसका उन किसी करवट बैठता नहीं है, ना तहरीक होती है ना मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अब तो आवाम भी तंग आ गई है कि सिलसिला कब तक चलेगा। देखें, अभी हम हैं मानसून के मौसम में, तो जो मानसून तहरीक का नाम दे दे इसको आप जो चलाना चाहते हैं, जी जी, तो उसमें बारिश के इम्कानात बिल्कुल हैं, पूरे मुल्क में हैं। लेकिन इस गर्मी में और ऐसी सूरत हाल में जब पार्टी टूट फूट का शिकार है, ग्रोहबंदियों का शिकार है, ऐसी सूरत हाल में जिसमें मायूसी हो, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां सबसे ज्यादा अब तक जो भी तहरीकें इन्होंने चलाई हैं, ज्यादा वहां से कारवाएं हैं, जो लोग पिछली दफा नवंबर में
आए थे और जो बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी है, जो जेल से निकले हैं, जरा उनकी बातें सुन ले तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह की तहरीक के लिए कोई ठीक। गर्मजोशी नहीं है। और जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से तो मैं आपके सामने ये कह सकता हूं कि खुद तो जेल से बाहर जो क़यादत है मौजूदा, उनमें कोई भी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि अडियाला का दरवाजा खुले और खान साहब बाहर आए। देखें, अडियाला का जेल का जो दरवाज़ा है उसको खोलने के लिए जो अवामिल दरकार हैं वो मौजूद नहीं है। और तहरीक न ये चलाने की पोजीशन में है और न तहरीक चलनी है। ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई खान साहब से मुज़ाकरात या किसी और बहाने से वो इसको मुलतवी कर ले। अलीमा खान अपने तौर पर तहरीक अच्छा चलाना मुर्तज़ा चाहें। साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब तहरीक जो है स्ट्रीट पावर बकौल हुकूमत के इनके पास इतनी नहीं है और तहरीक में से क्या निकलना है, जब तहरीक इनके लिए किसी किस्म का चैलेंज है ही नहीं, ख़तरा है ही नहीं, तो फिर तहरीक को टालने के लिए मुज़ाकरात का शोर क्यों मचाया जाता है? चलाने दे तहरीक, उन्होंने बड़ा निकलना है भाई। मेरे ख्याल में अभी तक जो मुज़ाकरात का इशारा जो मिला है वो कोट लखपत जेल में जो रहनुमा है उनकी तरफ से, उनके खत के हवाले से आया है। वो सियासी लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि जब सियासी दर्जा हरारत कम होगा और हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उनके साथ कोई बातचीत होगी तो कोई हल निकलेगा। ठीक है। इसके इम्कानात जरूर हैं कि कुछ ना कुछ इनको रियायतें मिलेंगी और वो सिस्टम के अंदर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ठीक। अभी तक जो उन्होंने कुछ किया है उससे इनके रास्ते बंद हुए हैं, इनका स्पेस कम हुआ है, तादाद कम हुई है, मसाइल में इजाफा हुआ है इनके। हम्म। अच्छा सोलंकी साहब, गिलानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, कि या तो हुकूमत में पूरी तरह से शामिल हो जाना चाहिए या फिर अवाम में जाना चाहिए। इसकी आपको क्या समझ आती है? और पीपल्स पार्टी बड़ी समझदार पार्टी है। मैं हमेशा एक पॉइंट पे पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ़ करती हूँ, बड़ी मोतरफ़ हूँ कि पीपल्स पार्टी इदारों पर उस तरह तनकीद नहीं करती है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद करते हुए जो लिहाज है, एक इखलाकियात का दामन है, उसको नहीं छोड़ती है। एथिक्स का बड़ा ख्याल करती है पीपल्स पार्टी। बड़े मंजे हुए लोग, बड़े मेच्योर लोग इस पार्टी में शामिल हैं। अगर हम बाकी पार्टियों से इसका मुआवजा करें तो पीपल्स पार्टी को बारहा हुकूमत में शामिल होने की पेशकश तो की जाती रही कि वजारतें ली जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लिए लेकिन वजारतें नहीं ली। क्या वजारतों का बोझ नहीं उठाना चाहते थे? क्या वजह आपको समझ आती है? और अब जो स्टेटमेंट दी गई गिलानी साहब की जानिब से कि या तो हुकूमत में शामिल हो जाएं या फिर अवाम में जाएं, इसकी क्या समझ आती है आपको? मेरे ख्याल में जब पीपल्स पार्टी का इजलास होगा उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, तो सीसी वो का, जी जी, गिलानी साहब से जरूर पूछेंगे। मेरे ख्याल में जो अभी जो भी अगला इजलास होगा, मेरे ख्याल में इसको पसंदीदगी की नज़र से देखा नहीं जाएगा। अच्छा। क्योंकि इस तरह के जो फैसले हैं वो इस तरह के बयानबाजी जो है कि ये करना चाहिए, वो लोग जो कि पार्टी छोड़ रहे होते हैं जैसे एतजाज अहसन, उसकी तो समझ आती है, लेकिन पीपुल्स पार्टी जो है वो इस सियासी निज़ाम का अहम हिस्सा है। आइन की उहदे जो है उनकी कोई कम अहमियत नहीं है। चेयरमैन सेनेट उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, 2 सूबों की गवर्नरशिप उनके पास है, मुल्क के सदर उनके पास हैं, 2 सूबों के गवर्नर उनके पास हैं, 2 सूबों में हुकूमत है, सिंध Exactly. और बलूचिस्तान में। बिल्कुल। तो और हुकूमत के सर पर सींग तो नहीं होते। अब बाबल साहब मेरे ख्याल में नहीं चाहते थे कि वो इस काबीना का हिस्सा बने, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब के वजीर बनेंगे। वो पीडीएम की हुकूमत एक अलग बात थी, ये तो 5 साल का निज़ाम है। तो अभी तक पीपुल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। ये उनको ज़रा देखना होगा कि अगर वो शामिल होते हैं तो जो हुकूमत का जो बोझ है जी जी, ये साथ लेकर उनको इलेक्शन में जाना होगा, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने
मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही लड़ना है। तो सोलंकी साहब, एक सवाल और जहन में आता है ना कि हुकूमत तो क्रेडिट लेती है, नून लीग क्रेडिट लेती है कि बड़ी अच्छी हुकूमत चलाई जा रही, बहुत अच्छी गवर्नेंस है, और मरियम साहब नो डाउट एक अच्छा काम करती हुई नजर आती हैं बतौर वजीर आला, खातून वजीर आला पंजाब। अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो हुकूमत तो अगले इलेक्शन में खुद क्रेडिट लेगी नून लीग, तो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी को शामिल क्यों करना चाहेगी? देखें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कई दफ़ा इसके इशारे मिले हैं। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस निज़ाम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन जाए और वफाकी काबीना के अंदर भी रहे। लेकिन जो इतलात मिली हैं वो ये है कि जी वहाँ ये ख्वाहिश भी मौजूद है पीपल्स पार्टी के हलकों में कि वो पंजाब की हुकूमत का भी हिस्सा बने। तो वहाँ पर शायद उनके दरमियान कोई ज्यादा इत्तेफाक राय है, तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन वफाकी हुकूमत के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ज्यादा उसमें रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से। तो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं और अगर हम केपीके के गवर्नर की बात करें तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना फ़र्क आपको नज़र आता है? क्योंकि पंजाब में गवर्नरशिप किसी हद तक बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। देखिए, जो गवर्नर है वो उनका कोई सियासी किरदार होता नहीं है, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। क्योंकि उनका ताल्लुक एक दूसरी जमात से है, माजी में भी हमने देखा है कि जो गवर्नर जिस जमात के हों तो वो कम से कम गवर्नर हाउस में कोई इजलास वगैरह बुला लेते थे, कोई छोटी छोटी तकरीब कर लेते थे। लेकिन उससे कोई उन जमातों को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वहाँ तो एक ऐसी जमात की हुक्मरानी है जिसके साथ डायरेक्ट अड्डा है रियासत का, हुकूमत का। पंजाब के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको ये फर्क। ठीक है सोलंकी साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। ये जो अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से इशारा दे रहे हैं, तो ये आपको कितनी एक मैच्योर बात लगती है आज के, अगर हम सिचुएशन या हालात के तनाजुर में इसको देखें, और आपको लगता है कि कौमी हुकूमत की तरफ जाया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये एक नॉन स्टार्टर है और इसी कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें वो खुद भी शामिल नहीं होंगे, पीटीआई को भी शामिल नहीं होंगे। तो ये अजरा है तफन्नुन और उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई संजीदा तजवीज़ नहीं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का हल आपको क्या नजर आता है फिर सोलंकी साहब? ना मुज़ाकरात होंगे, ना तहरीक चलेगी, ना कुछ समझ आ रही है। अभी फवाद चौधरी साहब ब्रेक से पहले वैसा मौजूद थे, तो उनका एक मानना है कि इस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई को एक बाकायदा ग्रैंड अलायंस बना के तहरीक चलानी चाहिए, ये हल नज़र आता है उनको। लेकिन मौलाना साहब ने भी तो बड़ी बार मुज़ाकरात के लिए हमने नशिस्तें देखी कि असद कैसर साहब और जितने भी सीनियर लोग थे मिलते थे, लेकिन फिर कामरान मुर्तज़ा भाई मेरे प्रोग्राम में भी और जगहों पर भी बड़े सीनियर उनके एक JUI का एक बड़ा चेहरा हैं, सैनिटर हैं, तो वो अक्सर ये बात करते हुए बरमला नजर आते थे कि जी उनको बाकायदा शक होता था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो सीरियस नहीं हैं। देखें, पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जी ये एक कमरे में भी बैठ सकते हैं, एक सोफे पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनके जो ख्वाब हैं वो न सिर्फ मुख्तलिफ हैं बल्कि मुतज़ाद भी। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।